नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ है आदिकालीन या वीर गाथा कालीन साहित्य की प्रवृत्तियां, अर्थात इस काल में जो साहित्य हमें उपलब्ध हो पाते हैं, उस साहित्य में तद्युगीन यानी 1050 विक्रम संवत से 1375, जिसको अगर ईस्वी सन में हम बदलना चाहें तो इसमें 57 घटा देंगे तो वह हो जाएगा ईस्वी सन। तो 57 घटाने पर 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी के समय को समय के अनुसार या काल के अनुसार आदि काल कहा गया और दूसरे काल को मध्यकाल। और मध्यकाल में चूंकि दो प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां मिलती है तो उसको दो भागों में बांट करके पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल का नाम दिया गया। और पूर्व मध्यकाल को प्रवृत्ति के अनुसार भक्ति काल कहा गया, जिसका समय 1318 से 1643 रखा गया। और उसके बाद उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल या श्रृंगार काल रखा गया। अब क्यों, तो इसके नाम पर हम लोग आगे जब रीतिकाल की प्रवृत्तियां बताऊंगा उस समय स्पष्ट करूंगा। और उसके बाद आधुनिक काल को प्रवृत्ति के अनुसार गद्य काल कहा गया। तो यह चार्ट देने का मकसद क्या है? हमें तो वीरगाथा काल की प्रवृत्तियां बतानी है। तो मैं आरंभ से ही कहते रहा हूं कि मैं सिर्फ पास होने लायक नहीं, उत्तीर्ण होने लायक नहीं, वरन हर परीक्षा में सफल हो करके करियर को ब्राइट करने का, करियर को चमकाने के लिए एक तरह से पॉलिश लेकर के आया हूं। तो यह पॉलिश की तरह काम करेगा परीक्षाओं में अगर आप इस तरीके से चार्ट बना करके प्रश्नोत्तर करते हैं तो। और चार्ट की हर जगह गुंजाइश है, जरूरत है थोड़े से परिश्रम की, और इसका बहुत ज्यादा लाभ है। अनेक प्रकार के लाभ हैं, एक दो लाभ मैं गिना दे रहा हूं चूंकि लंबा ना हो इसलिए। तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि चार्ट बनाने के दरमियान आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उसका निदान आप आसानी से दे सकते हैं। प्रश्नोत्तर की दिशा आपकी भटकेगी नहीं और क्रमबद्धता बनी रहेगी, और साथ ही साथ एक नयापन भी आ जाएगा आपके प्रश्नोत्तर में सरणी या आरेख चित्र के कारण। और दूसरा फायदा ये होगा, और सबसे ज्यादा फायदा, कि परीक्षक को सरसरी तौर पर पृष्ठ पलटते ही एक स्पष्ट बिंब उसके जो है दिलो दिमाग में उभर आएगा कि विद्यार्थी इन इन बिंदुओं पर विचार करने वाला है। और उसमें अगर खुदा न खास्ते अगर कोई बिंदु छूट भी जाता है तो वह चूंकि पहले ही देख चुका है
कि इन इन बिंदुओं पर विचार कर रहा है। अब वो तो जो है कागज कलम अलग से लेकर के बैठा नहीं है कि कौन सा बिंदु टच किया है कौन नहीं किया है। तो इस तरीके से एक इमेज जो बना रहेगा उसके दिमाग में, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा और वह आपको पूरे अंक देगा। तो इसलिए चार्ट बना दिया हम। और जो साहित्य रचा गया उस साहित्य में तद्युगीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का किस रूप में चित्रांकन हुआ है, इसका अध्ययन ही इस पाठ का मुख्य विचारणीय बिंदु है। क्योंकि हिंदी इतिहास की परिभाषा में हम लोगों ने यह देखा था और पढ़ा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। तो साहित्य में जनता की उस काल में चित्त की वृत्ति जैसी होती है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसी का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले यह भी जान लेना होगा कि उस काल में कितने प्रकार के साहित्य मिलते हैं, कौन कौन से साहित्य मिलते हैं। तो उस काल में कुल 6 प्रकार के साहित्य मिलते हैं, जिसको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, वीरगाथात्मक साहित्य, लौकिक साहित्य और छठा अन्यान्य साहित्य। अन्यान्य साहित्य लिखने का भी एक वजह है, उस वजह पर हम लोग बाद में विचार कर लेंगे। तो देखते हैं सिद्ध, नाथ और जैन ये तीनों धर्म से जुड़े हुए साहित्य है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको साहित्य की सीमा से बाहर ही रखा था, जिसका प्रबल विरोध हुआ और अंततः रामचंद्र शुक्ल को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के परिवर्धित संस्करण में इन तीनों धर्मों के प्रचारार्थ जो साहित्य रचा और लिखा गया था उसको भी उन्होंने स्थान दिया। तो एक प्रवृत्ति हो जाती है धार्मिक प्रवृत्ति, और उसके बाद देखते हैं कि चूंकि वह आदिकाल जिसका समय 993 से 1318 है, वह संघर्षों का युग है। अपना देश छोटे छोटे टुकड़ों में सामंती राज्यों में बटा हुआ था और वे सभी सामंती राजा आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से लड़ाई का वह जो है माहौल था, संघर्ष का माहौल था। और साथ ही साथ सीमाओं पर विदेशी आक्रमण भी हो रहा था। उस समय नया नया इस्लाम धर्म आया था और इस्लाम धर्म के प्रचारक तलवार के बल पर भी, करवाल के बल पर भी और चारों तरफ जो है कुरान को पहुंचाना चाह रहे थे। तो भारत पर भी आक्रमण हो रहा था। तो इस वजह से देश के युवकों में वीर रस का संचार करने के लिए उस काल के कवियों ने वीरगाथात्मक साहित्य लिखा। और धार्मिक साहित्य और वीरगाथात्मक साहित्य के अतिरिक्त जो साहित्य लिखा गया वह अन्यान्य, उसको जो है लौकिक साहित्य कहेंगे, जिसमें लोक की जो परिस्थितियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसको स्थान दिया गया। और अन्यान्य इसलिए रख दिया गया कि इसमें से जो बचा खुचा रह गया, जिसको शुक्ल जी फुटकर में रखते हैं, फुटकल अंतिम में, तो इस तरीके से अन्यान्य में अगर कोई सूचना है तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। और अन्यान्य रख देने पर इसमें सब कुछ जो है समेटा जाएगा जो इन 3-4 प्रवृत्तियों में नहीं आता है। तो अब जो है इस प्रकार कुल मिलाकर के जो प्रवृत्तियां दिखाई देती है, तो उन प्रवृत्तियों को 4 वर्गों में बांट सकते हैं: धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और अन्यान्य साहित्य। अब धार्मिक साहित्य की प्रवृत्तियां उस समय
के जो ग्रंथ मिल रहे हैं जैन सिद्धनाथ और जैनियों के, उसके आधार पर उस काल की सामान्य प्रवृत्ति ये है, या इनके द्वारा लिखे गए साहित्य में निम्न प्रवृत्तियां दिखाई देती है। क्या है कि पहले तो इन्होंने जो है परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध किया। परंपराएं क्या थी, यानी कि उस समय जाति प्रथा, वर्ण भेद, यज्ञमय जीवन हो गया था, तो उस और कर्मकांडों का जो है बोलबाला था। वैदिक धर्म में भी बुराइयां आ गई थी, और जो वैदिक धर्म की बुराइयों के विरुद्ध जो बौद्ध धर्म उपजा था वह भी खंड खंड में बट गया था, और उसमें वज्रयानी आ गए थे, तंत्रयानी आ गए थे, और वे तंत्र मंत्र जादू टोने के माध्यम से जनता को बरगलाते थे, और धर्म को कुछ वर्ण विशेष की बपौती मान ली गई थी, उसका इन लोगों ने विरोध किया, और इन लोगों ने सहज एवं सरल जीवन में आस्था को पुनः लौटाने का प्रयास किया। यद्यपि ये सहज जीवन की वकालत करते हैं, मगर कालांतर में ये आगे बढ़कर आगे के काल में ये सहज जीवन के स्थान पर इन लोगों ने अपने इस जीवन को ही नहीं वरन जगत को भी रहस्यमय बना दिया, और जादू टोना तंत्र मंत्र टुटका में इन लोगों ने आम या सामान्य जन को निम्न वर्गीय सामान्य अछूत, कथित रूप से उस समय के अछूत जातियों को इन लोगों ने भ्रमित करने का, उनका जो है शोषण करने का हथियार बना लिया था। और मगर इस काल की दो प्रवृत्तियां या दो विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है कि इन लोगों ने गुरु की महिमा को पुनर्प्रतिष्ठापित की ही नहीं किया, वरन गुरु को ब्रह्म की यानी कि सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम बताया। और इन लोगों ने जो शास्त्रीय भाषाएं थी, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, उसको त्याग करके इन लोगों ने जन भाषा, जो आम बोलचाल की भाषा थी, उस आम बोलचाल की भाषा को इन लोगों ने अपनाया। और दूसरी इन लोगों की उपलब्धि ये रही कि इन लोगों ने महासुख का एहसास कराया। महासुख का मतलब उस समय चूंकि समाज जो है पलायनवादी हो गया था, और धर्म कर्म से भी लोगों की जो है आस्था भी डिग रही थी, और साथ ही कुछ लोग जो उच्च वर्ण के थे वे अधिकांश जन भोग विलास ऐशो आराम में और शोषण के नए नए तरीके ईजाद करने में लगे हुए थे। तो और साथ ही स्वर्ग नर्क की जो अवधारणा थी, मोक्ष और निर्वाण की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा के तहत ही औपनिषदिक यानी कि उपनिषदों में दिया गया था सिद्धांत कि ब्रह्म आनंद की प्राप्ति सैकड़ों सहवास के आनंद की अनुभूति के बराबर है। तो इन सिद्धों ने क्या किया कि इन लोगों ने कहा कि नहीं, सैकड़ों सहवास नहीं, सहवास ही महासुख है। और इस महासुख के तहत इन्होंने क्या किया कि स्त्रियों को अपनी साधना का माध्यम बनाया, जो सकारात्मक भी रहा और नकारात्मक भी रहा। सकारात्मक ये रहा कि इन लोगों ने उदासीन जनता को क्योंकि मुंड मुड़ाए भय सन्यासी वाली जो है भावना थी, तो उस उदासीन जनता को जन जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। और कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं लोगों के द्वारा जो साधना में या जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भोग
या स्त्री को उपकरण बनाया गया, उसी की परिणति है अजंता एलोरा की गुफाओं और खजुराहो के गुफा मंदिरों और उसके चार दीवारियों पर बनाया गया काम भावना से भावना युक्त भीति चित्र। तो ये इन लोगों की उपलब्धि रही है। साथ ही इन लोगों ने क्या किया, और जिस हम लोग आदिकाल का प्रवर्तक कौन या आदिकाल का प्रथम कवि कौन, तो उसमें इन्हीं लोगों के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में नींव की पहली ईंट के रूप में हिंदी के साहित्य का इन लोगों ने सृजन आरंभ किया। और आदि कवि कौन के दौरान हम लोगों ने जो है देखा था, लिंक दे दूंगा कि पहले आदि कवि कोई कहते हैं सरहप्पा, सर्वाधिक मान्यता सरहप्पा को दी गई है। और सरहप्पा के दोहाचर्या, फिर जैन कवि स्वयंभू जिन्होंने पौंचरिव लिखा, शालीभद्र चुसूरी, ये लोग हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। तो मूल रूप से यही धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, और जिनका शुक्ल जी ने तो विरोध किया था कि इनको और साहित्य की सीमा से बाहर कर दिया था, मगर कालांतर में नामवर सिंह जैसे और अन्य आलोचकों ने इन सिद्धोनाथों और जैनियों को भी साहित्य के अंतर्गत स्थापित करने का प्रयास किया। और उस तो ये मुख्य रूप से धार्मिक प्रवृत्तियां हो गई। अब विरगाथात्मक साहित्य, तो विरगाथा काल में जो साहित्य रचा गया उसको रासो साहित्य कहा गया। रासो साहित्य क्या है, तो पहले तो रासो शब्द की उत्पत्ति पर बहुत सारे विचार आए हैं। किसी ने कहा कि रासो की उत्पत्ति रासूय यज्ञ से हुई है, क्योंकि उस समय खूब जो है राजा, छोटे छोटे राजा अपने पराक्रम को दिखाने के लिए रासूय यज्ञ करते थे। तो गारसा दत्तासी ने कहा कि इसकी उत्पत्ति रासूय यज्ञ से हुई है। वैसे ही विशलदेव रासो में रसायन शब्द की बहुत बार जो है चर्चा हुई है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको रसायन से जो है मान लिया। और कुछ लोग और मगर अधिकांश मत यह है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है, और रासक से हुई है। कुछ लोग तो जो है रसिया रसिक से भी इसकी उत्पत्ति बताते हैं, मगर सर्वाधिक प्रचलित मत रासक के पक्ष में जाता है। तो इस रासो साहित्य में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई देती है, जिसको 3 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य प्रवृत्ति, गौड़ प्रवृत्ति और श्रृंगारिक प्रवृत्ति। मुख्य प्रवृत्ति के अंतर्गत कि रासो ग्रंथों की परंपरा, यानी कि रास तो पहले भी लिखे गए थे। जैनियों ने जो है बहुत सारे जो है रास लिखे, भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमि रास, चरित्र आदि रचनाएं की, मगर उनके रास और इनके रासों में अंतर है। इन रासो ग्रंथों में वीरता, जो कि रासो की परंपरा राजस्थान से शुरू हुई, तो वहां पर रासो एक प्रकार का छंद भी था, जिसमें कठोर वर्णों का प्रयोग होता था, और उस समय चरित्र, राजाओं के जो है चरित्र का बढ़ चढ़ करके वर्णन किया जाता था। तो उस काल में जो साहित्य उपलब्ध होता है, और उपलब्ध होता है नहीं, जो उपलब्ध हुआ था रामचंद्र शुक्ल को अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के दौरान, तो उसमें जिसमें उन्होंने 12 रचनाओं को स्थान दिया था, उन 12 रचनाओं में 7 में तो स्पष्ट रूप से रासो शब्द लगा हुआ। पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, और उसके बाद कीर्तिलता, कीर्तिपता का लिस्ट सब जो है दे दिया हूं। तो इस काल में रासो परंपरा आरंभ हुई। और इस रासो की विशेषता क्या है, तो इस रासो ग्रंथ में आश्रय दाताओं की जो है बढ़ चढ़ करके प्रशंसा हुई है। क्यों कि चूंकि ये रासो के रचनाकार जो
भाट कवि थे या जो चारण कवि थे, एक जो है इसको चारणी साहित्य भी कहते हैं, याद रखेंगे, राष्ट्र साहित्य को चारणी साहित्य भी कहते हैं, नाम पड़ा है। तो ये चारण कवि अपने राजाओं के सामंतों के दरबार में रहते थे, तो जिसका नमक खाएंगे उसका जो है गुण गाएंगे। तो एक अपने राजा के पराक्रम को, वैभव को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते थे। राजा होता था, छोटे छोटे जो है छोटे राज्य का था, जिसमें 50-100 गांव होते थे, मगर ये चारण कवि ऐसा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते थे मानो वह छोटे राज्य का नहीं बल्कि ब्रह्मांड का ही राजा हो। वैसे ही उनकी शक्ति का, वीरता का भी जब वर्णन करता था तो ऐसे वर्णन करता था मानो कि एक तलवार से एक बायां मारा तो जो है हजारों कटकर गिरे, दाहिने से मारा तो उसमें भी हजारों गिने। जो ऐसे ही जो है सेना का जब प्रयाण होता था तो उसमें अक्षौहिणी में ही जो है सेना जो है गिनते थे, यानी कि करोड़ों की जो है संख्या का मतलब जो है लाख होता है। तो अक्षौहिणी सेनाओं के साथ, हाथी घोड़ा के साथ, जबकि उतनी जनसंख्या भी उस काल में पूरे भारतवर्ष की नहीं थी। तो इस प्रकार ये लोग राजाओं की या अपने आश्रयदाताओं की बढ़ चढ़ करके प्रशंसा करते थे, जिसको अतिशयोक्ति मूलक वर्णन कहते हैं। उसके बाद जो है इन लोग ने जो छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझ लिया था, यानी कि उस समय पूरा भारतवर्ष एक राष्ट्र है ऐसी अवधारणा नहीं विकसित हो पाई थी। अपने छोटे छोटे राज्य को ही इन लोगों ने जो है राष्ट्र समझ रखा था, और उसी के इर्द गिर्द इन चारण कवियों की और इनके आश्रय दाता राजाओं और सामंतों की गतिविधियां केंद्रित रहती थी। तो इस प्रकार इनमें राष्ट्रीयता का अब एक तरह से अभाव था, इनकी राष्ट्रीयता संकुचित थी, और नतीजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। काश अगर उस समय के राजा इस पूरे भारत को अपना राष्ट्र समझे होते और उस राष्ट्र का अंग समझे होते, तो भारत आज चौथी शक्ति बना है, तीसरी शक्ति बनने के लिए, आर्थिक शक्ति बनने के लिए प्रयासरत है। अब तक कहां पहुंचा होता कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिर उसके बाद युद्ध का सजीव चित्रण, चूंकि उस काल में छोटे छोटे राजा थे, सामंत थे, और ये आपस में जो है लड़ते रहते थे। लड़ाई के कारण जड़ जोरू और जमीन होता था, और अपने समय क्षेत्र का जो है विस्तार होता था। यही नहीं, उस काल में एक विशेष प्रवृत्ति भी पाई जाती है कि उस काल के राजा अपने को चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं से जोड़ते हुए, जिस तरीके से राम ने रावण को परास्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी, और उसके लिए जो है विजयादशमी अवसर मनाया जाता है, तो वैसे ही ये राजा भी उस समय एक त्योहार मनाते थे जिसको सीमोल्लंघन कहते थे, यानी कि दूसरे राज्य की सीमा में अतिक्रमण करना। तो अतिक्रमण करेंगे तो लड़ाई तो होगी ही, तो अक्सर जो है लड़ाइयाँ होते रहती थी, और संख्या तो कम थी उस समय। संख्या इतनी ही थी, ऐसी थी कि जो है सबको युद्ध में शामिल होना पड़ता था, बच्चे बूढ़े सभी शामिल होते थे। तो बच्चे बूढ़े सभी शामिल ही नहीं होते थे, राज दरबार में रहने वाले दरबारियों को भी उसमें शामिल होना पड़ता था, और सभी दरबारियों के उन दरबारियों में से एक कवि रूपी नवरत्न भी होते थे। तो इन नवरत्न चारण कवियों को भी युद्ध के मैदान में जाना पड़ता था। तो वहां पर युद्ध के मैदान में ये चारण कवि दिन में लड़ते थे, करवाल धारण करते थे, तलवार लेते थे, चलाते थे, और वहीं जो दृश्य देखते थे या जो भोगते थे वो अपने शाम में अपनी जो है रेवड़ी में बैठ करके, शिविर में बैठ करके उसका वर्णन करते थे। इस भांति इन लोगों ने सिर्फ सुना हुआ नहीं वरन देखा और भोगा हुआ सच जो इन लोगों को युद्ध भूमि में दिखाई पड़ा, उसका इन लोगों ने
वर्णन किया है। और कहने की आवश्यकता नहीं कि जितना सजीव युद्ध चित्रण युद्ध का इन चारण कवियों ने किया है, भारतीय साहित्य में यह एक तरह से अप्रतिम है, अद्वितीय है। उसके बाद वीर रस के साथ श्रृंगार का वर्णन। वीरता की बात तो होगी कि चूंकि वीरता दिखाना है, तो वीरता दिखाने के लिए क्या करते थे कि जो है सब में जो है वीर भावना का जो है संचार करते थे। यहाँ तक कि उस समय यह धारणा फैला दी गई थी कवियों, इन कवि चारण कवियों के द्वारा कि 12 बरस लो कुकुर जिए, बरस 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। यानी कि वह छत्री अगर 18 वर्ष की अवस्था को पहुंच गया और अगर वह युद्ध के मैदान में नहीं गया तो उससे अच्छा तो कुकुर और सियार का जो है जीवन था। 18 वर्ष से ऊपर जो है क्षत्रिय जिए बिना युद्ध किए, उसके जीवन को धिक्कार है। तो ऐसा जो है वर्णन इस काल के साहित्य में मिलता है। और यह वीरता सिर्फ पुरुषों में ही नहीं है, वरन उस काल की स्त्रियां भी एक से एक बढ़ करके वीरांगनाएं हुई। और उस समय की स्त्रियों के मनोभाव ऐसे होते थे कि वे अपने लिए पति के रूप में या पुत्र के रूप में वीर पुरुष को ही चाहती थी। और जब वह वीर पुरुष युद्ध भूमि में परास्त हो करके आता था तो उसको वे त्याग देती थी। और अगर वह शहीद हो गया तो इस पर वे गौरवान्वित होती थी। तो वीरांगनाएं भी है, यद्यपि इन स्त्रियों की दुर्दशा भी हुई है, जिसका यहाँ पर हम लोग वर्णन करेंगे। और उसके बाद जो है रचनाएं, संदिग्ध रचनाएं। इस काल में जो रचनाएं मिलती है वो संदिग्ध हैं। संदिग्ध होने का कारण क्या है? तो इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इन चारण कवियों ने रासो ग्रंथ या रचने की परंपरा को अपना पुश्तैनी पेशा बना लिया था। तो जब ये चारण कवि राज दरबार से सेवानिवृत्ति पाते थे या थक जाते थे या किसी कारणवश इस कार्य से अपने को निवृत्त पाते थे, तो क्या करते थे कि अपना ग्रंथ अपने पुत्र को दे देते थे और साथ ही सिफारिश करके उस राज दरबार में भी रखवा देते थे। तो अब जो है अब उसमें कोई नया लेखक आया तो स्वाभाविक है भाव भाषा में परिवर्तन आएगा ही। और नया जोगी मठ उजाड़ता है या और जो है उसको अच्छा बनाने के चक्कर में उसको विकृत भी करता है। तो इन 9 चारण उत्तराधिकारियों ने क्या किया कि अपने राजा को, आश्रयदाता को अपने पिता से भी जो है बढ़ करके ऊंचा जो है दिखाने के लिए क्या किया कि उन राजाओं को बहुत बड़ा और महान दिखाने के लिए उनके नाम से, उनके वंश से नए नए साल संवत चलाए। और इस भांति उस काल में बहुत सारे संवत हैं और उन सभी संवतों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। साथ ही इन कवियों ने क्या किया कि अपने राजा के को पराक्रमी दिखाने के लिए चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों से संबंध स्थापित करने के प्रयास में भी विकृत किया। और साथ ही इन लोगों ने अपने राजा को महान वीर बताने के लिए पूर्ववर्ती या परवर्ती जो महान जो नायक हुए थे, महापुरुष हुए थे, उन पुरुषों से इन लोगों ने युद्ध तक करवा दिया। तो इस वजह से ये रचनाएं ऐतिहासिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। और साथ ही ये किसी एक कवि की रचना है ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें बार बार संशोधन होते रहा है। तो इस वजह से अगला आ जाएगा प्रक्षिप्त अंश बहुलता। तो इस वजह से चूंकि ऐतिहासिक दृष्टि से, भाव और भाषा की दृष्टि से उसमें कोई तालमेल
नहीं है, इसलिए ये रचनाएं संदिग्ध रचनाएं मानी जाती है। और चूंकि वैसे अंश जो है बहुत ज्यादा आ गए, तो अब उसमें मूल क्या है और मूल कितना है, चूंकि नकली ही इतना जो है भर गया है कि मूल की पहचान कर पाना भी असंभव सा हो गया है। तो ये इसकी जो है रासो ग्रंथों की मुख्य प्रवृत्ति है। अब गौड़ प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम लोग विचार कर लें तो ऐतिहासिकता का उल्लंघन बताया कि उस काल में इतिहास की जो तिथियां थी उन तिथियों में बहुत घाल मेल है, और साथ ही इस काल का जो रासो साहित्य लिखा गया वह पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें परिष्कार और परिवर्धन संशोधन होते रहा, इसलिए और उसमें ऐतिहासिकता का इन कवियों ने उल्लंघन किया है। प्रकृति का सजीव चित्रण, और ऐसा जो है दो आधार पर यह काल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो बता दिया कि युद्ध का सजीव चित्रण, वैसे ही प्रकृति का भी सजीव चित्रण इन कवियों ने किया। चूंकि इनको जो है युद्ध में जाना होता था, तो युद्ध के दौरान या प्रयाण, सेना के प्रयाण के समय ये लोग प्रकृति के स्वरूप को नजदीक से देखे और महसूस किए, और उसका इन लोगों ने चित्रण किया। और चित्रण में दो तरीके हैं, प्रकृति को आलंबन रूप में या उद्दीपन रूप में। आलंबन यानी कि मनोभावों के उत्पन्न होने का जो है कारण प्रकृति बनती है, और इसकी वजह से उन वीरों में वीरत्व भाव का जो है संचरण होता था, उत्तेजना जो है जगती थी। वह सिर्फ जो है वीरता के संदर्भ में ही नहीं, वर्ण श्रृंगार के संदर्भ में भी, जैसे हम लोग देखते हैं दो फूलों का आपस में जो है टकराना, हवा बहने के बाद पत्तियों का खड़खड़ाना आदि, और फूलों पर भौरों का मंडराना, तो श्रृंगार वर्णन जब एक कवि कर रहे हैं तो उसमें भी प्रकृति के सजीव का इन लोगों ने सजीव चित्रण किया है। और उसके अलावे भी प्रकृति को इन लोगों ने सहचरी के रूप में, परिस्थितियों को चित्रित करने के रूप में चित्रित किया है। और कहीं कहीं ये लोग जो है नाम परिगणन शैली का भी प्रयोग किए हैं। नाम परिगणन शैली का मतलब क्या होता है कि जो देख रहे हैं आम, जामुन, नीम, बांस, बांस, शीशम, मदार वगैरह, तो वो जब रास्ते में जो है जाते थे तो क्या क्या देखे उसको नाम अपने ग्रंथों में रख दिए हैं, लिख दिए हैं, तो इसको नाम परिगणन शैली कहते हैं। और यह नाम परिगणन शैली आदिकालीन या चारण कवियों की रचनाओं को थोड़ा नीरस बना देती है, अन्यथा प्रकृति का जितना सजीव चित्रण इन आदिकालीन रासो ग्रंथकारों ने किया है, वैसा प्रकृति चित्रण जाकर के आधुनिक काल में छायावाद में ही मिलता है। बीच के दौरान ऐसा मनोहारी प्रकृति चित्रण नहीं मिलता है। अगर रीति काल में बिहारी और मतिराम में मिलता भी है तो सिर्फ और सिर्फ जो है उद्दीपन रूप में, यानी कि नायक नायिका को के मनोभावों को, काम भावनाओं को उद्दीप्त करने के रूप में। उसके बाद जनजीवन की उपेक्षा, इस काल के साहित्य में जनजीवन की उपेक्षा हुई है, क्योंकि ये सभी जो है या वो देख रहे कि धार्मिक जो थे संत, वे जो धर्म अपने धर्म कर्म के प्रचार में जो है लगे हुए थे, और वे उनका जो है साहित्य सामान्य तौर पर निम्न जातियों के लिए था। और इस काल में जो वीरगाथात्मक या जो साहित्य जो रचा गया, तो वीरगाथाओं के रचनाकार चारण थे जो कि दरबार में रहते थे, और दरबार में रहते थे तो दरबार के ऐशो आराम का ही जो है वर्णन करते थे। इस भांति इस काल के साहित्य में जनजीवन यानी की जो है उपेक्षा हुई है। उसके बाद युद्ध का कारण, अभी तो हम लोग देखते हैं शुक्ल जी भी जो है कहते हैं कि उस काल में युद्ध के अनेक कारण थे, और उसमें भी
मूल रूप से अगर नहीं भी होता था तो जोरू यानी कि स्त्री को जो है कारण बना लिया जाता था। तो और जर का मतलब हो जाता है धन संपत्ति, चूंकि ये सभी राजा जो है अय्यास, एक तरह से अय्यास थे और अपने पराक्रम को और अपने वैभव को बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित करना चाहते थे, यानी कि ये प्रदर्शन प्रिय भी थे। इसलिए इनको जो है धन संपत्ति चाहिए। तो धन संपत्ति कहाँ से मिलेगी? तो जो है इसके लिए जनता से जो है लूट खसोट। तो अब अपने राज्य में तो लूट खसोट नहीं करेंगे, तो बगल के राज्य पर ये आक्रमण करते थे और वहां से संपत्ति ही नहीं वरन जो है स्त्रियों की भी लूट मचाए रहते थे, उसकी स्त्रियों की भी लूट करते थे। और इसी वजह से उस काल की स्त्रियों की स्थिति बहुत ही जो है दयनीय हो गई है। यानी कि जो राज परिवार से है वह तो जो है सुरक्षित है, मगर यहाँ पर जो आम जन और सामान्य जन की जो स्त्रियां थी उनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है और राजमती कहती है कि स्त्री के जन्म जनी दिघौ नरेश, यानी कि हे महेश कोई भी जन्म दीजिए, कुत्तिया बना दीजिए, बिल्ली बना दीजिए, गाय बना दीजिए, कोई भी जानवर बना दीजिए, मगर स्त्री के रूप में जन्म मत दीजिए। यानी कि ऐसी स्थिति हो गई थी। और जमीन के लिए बताया कि जो है सीमा उल्लंघन जो है करते थे और दूसरे के जमीन को हड़प करके दूसरे राज्य को जीत करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए ये युद्ध करते थे। और मुख्य कारण जर और जमीन होता था। अगर नहीं भी है तो उसमें जोरू को भी समेट दिया जाता था, जैसा कि शुक्ल जी भी कहते हैं कि युद्ध का कोई कारण, कल्पित कारण स्त्री को बना दिया जाता था। तो स्त्रियों की कारणिक दशा। अब उसके बाद जो है काव्य के दो रूप, इस काल में जो काव्य के दो रूप मिलते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। यानी कि प्रबंध काव्य इस काल की हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण देन है और प्रबंध काव्य का सबसे प्राचीनतम हिंदी साहित्य का नमूना है पृथ्वी राज रासो। और वैसे ही मुक्तक साहित्य में तो बहुत कुछ जो है लिखा गया। सिद्धों का समस्त साहित्य, अधिकांश साहित्य मुक्तक में ही है। और हिंदी में भी विद्यापति की पदावली, विसल देव रासो भी मुक्तक काव्य ही है। विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, ये सब मुक्तक हैं। और रोड़ा का जो है राउरबेल भी एक तरह से मुक्तक काव्य ही है। और उस काल में काव्य भाषा जो है क्या है, तो काव्य की मूल रूप से जो है 4 भाषाएं दिखती हैं, जिसमें अपभ्रंश यानी कि सिद्धों, नाथों और जैनियों ने अपभ्रंश को ही अपभ्रंश भाषा को ही अपनी काव्य भाषा बनाया था, साहित्य की भाषा। और उसके बाद जो है डिंगल जो राजस्थानी भाषा है, उसमें कठोर वर्णों का प्रयोग जो हुआ है, तो कठोर वर्णों से युक्त राजस्थानी भाषा में ही अधिकांश जो है रासो साहित्य लिखा गया, जिसकी भाषा डिंगल कहलाती है। और जब प्रेम काव्य या उन रासो ग्रंथों में जब प्रेम की चर्चा इन चारण कवियों ने किया है, तो उस स्थिति में इन लोगों ने ब्रज भाषा के माधुर्य युक्त जो है वर्णों के संयोग से अपनी श्रृंगारिक रचनाओं को पूर्णता दिलाई है और उसको पिंगल भाषा कहते हैं। और मैथिली विद्यापति की जो है मैथिली के बारे में क्या कहना कि इन्होंने मैथिली भाषा को इतनी उदात्तता प्रदान की, इतनी ऊंचाई प्रदान की कि ये मैथिल कोकिल ही नहीं कहलाए, वरन इनकी गीति परकता को, गीतात्मकता को देखते हुए इनको अभिनव जयदेव की भी उपाधि मिली। और उसके बाद एक और बोली हो जाती है जिसका खड़ी बोली।
अमीर खुसरो ने अपनी जो रचनाएं की वह खड़ी बोली में है, और खड़ी बोली का इसी काल में विकास हुआ। ये दिल्ली और मेरठ के आसपास की भाषा थी। उसके बाद जो है छंद वैविध्य, तो जितना अधिक जो है छंदों का प्रयोग इस काल में हुआ है उतना और किसी काल में नहीं हुआ है। दोहा छंद, दोहा, चूंकि अधिकांश सिद्ध साहित्य दोहा में रचा गया है, तो दोहा आदि काल की ही हिंदी साहित्य को देन है। दोहा, सोरठा, छप्पय, सवैया, कुंडलियां इस काल की हिंदी साहित्य को देन है। और अलंकार, अब अलंकार रह गया, तो अलंकारों का भी इन लोगों ने जो है बहुत ही साधा हुआ प्रयोग किया, और इनके अलंकारों में उपमा और रूपक अलंकार का, चूंकि वीरता का जो है वर्णन कर रहे हैं, तो उपमा और रूपक का इन लोगों ने ही साधा हुआ प्रयोग किया और स्वाभाविक प्रयोग किया। रीतिकालीन कवियों की तरह चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं, वरन परिस्थिति के अनुसार इन लोगों ने अलंकारों का बहुत ही संतुलित और संयमित प्रयोग किया। और उसके बाद जो है श्रृंगारिक रासो साहित्य की तीसरी प्रवृत्ति श्रृंगारिक है। तो श्रृंगार क्योंकि हो गया कि जो है राजा हैं तो रानी भी होंगी, और चूंकि वह सामंती युग है, वह सामंत युग में अयासी जो है, अयासी में सभी जो है पड़े रहते थे। और ये अभी देखे कि युद्ध का कारण जो है स्त्रियां होती थी, तो उन स्त्रियों के सौंदर्य को एक कवि बढ़ा चढ़ा करके जो है चित्रित करते थे। यहाँ तक कि जो है काली कलूटी को भी स्वर्ग की अप्सरा तक बताते थे, और उनके नख से लेकर के शिखा तक का जो है वर्णन एक कवि करते थे। तो श्रृंगारिक प्रवृत्ति भी इस काल की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, और इस श्रृंगारिक प्रवृत्ति का एक तरह से जो आगे चल करके जो है श्रृंगार काल आया, उसका यहीं से एक तरह से प्रस्फुटन होता है, यहीं से वह प्रवृत्ति हिंदी साहित्य को मिलती है। और इस श्रृंगारिक रचनाओं में महत्वपूर्ण है विसलदेव रासो और विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। और पदावली में तो इन्होंने देवी देवताओं के वर्णन, शिव, पार्वती, काली, गंगा की स्तुति करने के साथ साथ राधा और कृष्ण के प्रेममय रास और विलास का ऐसा जो है वर्णन किया है कि परीक्षा में एक प्रश्न यह भी आ जाता है कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं कि भक्त कवि हैं। तो इस प्रकार श्रृंगारिकता भी इस काल की एक विशेषता है। अब उसके बाद जो है आ जाते हैं हम लोग लौकिक साहित्य पर। तो लौकिक साहित्य यानी कि जो न तो धर्म आधारित साहित्य है और न जो वीरता से संबंधित साहित्य है, वह लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में मूल रूप से अमीर खुसरो की पहेलियां आती हैं, मुकरियां आती है। पहेलियां एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औधा धरा, चारों ओर थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे, सब दे दिया हूं, देख लेंगे। और वैसे ही नीति के भी पद जो है इस काल में जो है रचे गए, और कर्मकांडों का भी विरोध लौकिक साहित्य के अंतर्गत देखते हैं। अमीर खुसरो की ही एक जो है दो सुखना है, उसमें वे शरद ऋतु में मनाए जाने वाले जो है शरद पूर्णिमा के कर्मकांड को का इन्होंने जो है माखौल उड़ाते हुए कहा कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुकुर खा गया बैठी ढोल बजाए। तो और विद्यापति की जो है पदावली लौकिक साहित्य का
बहुत ही उत्तम उदाहरण है। और वैसे ही इस काल के जैन कवियों ने फाग की भी जो है रचना की, और फाग या फगुआ इन जैन कवियों की हिंदी साहित्य को देन है। वैसे ही अन्यान्य साहित्य में अब उस काल में अन्य प्रकार के भी जो है साहित्य जो है रचे गए, और उसमें एक जो है साहित्य है गद्य साहित्य और चंपू साहित्य। गद्य साहित्य को शुक्ल जी भी कहते हैं, या सभी अधिकांश आलोचक ये मानते हैं कि गद्य साहित्य का उद्भव आधुनिक काल में हुआ, और उस कथन को यह आदिकाल झुठलाता है कि उस काल में भी गद्य साहित्य की रचना हुई थी, और उसमें महत्वपूर्ण है रोड़ा का जो है राउरबेल, और कुबल्यमाला उद्योतन सूरी का, और सिर्फ गद्य ही नहीं वरन जो है गद्य पद्य दोनों को मिला करके एक चंपू काव्य भी लिखा गया, जिसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि पंडित दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया। वैसे ही श्रावकाचार्य भी आदिकालीन साहित्य का एक गद्य रूपमय उदाहरण है। तो मूल रूप से यही आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां हैं। विश्वास है समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो एक बड़ा वीडियो भी इसके साथ मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग देखिएगा तो कोई शंका नहीं रहेगी। और अंतिम में यही कहना है कि जो भी लिखिए वो ठोस लिखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि सारणी या आरेख चित्र बना करके आदिकाल के साहित्य की प्रवृत्तियां हैं विस्तार के लिए पुराना वीडियो जो आदिकाल के नामकरण और परिस्थितियों से संबंधित है, परिस्थितियों से वो भी जो है देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इसका मैं PDF भी बना करके वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कीजिएगा या कमेंट्स कीजिएगा। नमस्कार। और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।